Good morning, class. Today we are going to discuss our first chapter, end of bipolarity. So first we are going to discuss what is bipolarity. Bipolarity होती क्या है? तो अब हम बात करेंगे कि जो आपकी बाइपोलैरिटी है, पहले क्या है, 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो दो तरीके की पावर्स वर्ल्ड वॉर लड़ रही थी। वन इज एक्सिस पावर एंड अदर इज अलाइड। अब एक्सिस में जर्मनी, जापान और इटली, एंड अलाइड में जो थे वो थे जी यूके एंड फ्रांस, और लेटर ऑन इसमें जुड़ गए थे यूएसएसआर एंड यूएस। अब ये लोग वर्ल्ड वॉर सेकंड लड़ रहे थे किन्हीं कारणों से, क्योंकि जापान ने पहले यूएस के पर्ल हार्बर पर अटैक किया था। तो यूएस कभी इस वर्ल्ड वॉर सेकंड का मेंबर नहीं था, लेकिन जैसे जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया तो यूएस अलाइड पावर्स के साथ जुड़ गया। ऐसे ही जर्मनी जब एक्सिस के साथ जुड़ा तो यूएसएसआर ने अलाइड पावर का दामन थाम ली। तो दो तरीके के द टू पावर्स दैट इज एक्सिस एंड अलाइड आर फाइटिंग वॉर। These countries are fighting from 1939 and these two also 1939 से लगातार ये these three and these two countries are fighting war and these two countries are joined 1941-42 and as the war ended these two countries इकोनॉमी गेट डेविस्टेटेड। इनकी इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो गई क्योंकि बहुत लंबे समय से ये वॉर लड़ रहे थे। और इवन जापान को इस वॉर में बहुत बड़ा डेविस्टेशन झेलना पड़ा, बहुत ज्यादा हानि झेलनी पड़ी क्योंकि अमेरिका ने इसके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिए थे। तो जापान खत्म हो गया तो ये जो तीनों महाशक्तियां थी ये युद्ध हार गई। अब ये दोनों बहुत ज्यादा, इनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ गई तो ये दोनों भी खत्म हो गई, इनकी इकोनॉमी भी। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद दो देश बचे, एक था जी यूएसएसआर, एक था जी यूएस। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद मतलब 1945 के बाद कोल्ड वॉर शुरू हुआ। कोल्ड वॉर दैट इज द वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज, विचारधाराओं की लड़ाई। हथियारों को लेकर एक होड़ थी, एक कल्चर को लेकर होड़ थी, एक ट्रेडिशन को लेकर होड़ थी, एक ड्रेस को लेकर होड़ थी। हर तरीके की आइडियोलॉजीज जो भी हैं आज समाज में, इकोनॉमी को लेकर ले लो, सोसाइटी को लेकर ले लो, मिलिट्री को लेकर ले लो। तो तीन तरीके की आइडियोलॉजीज थी, मिलिट्री दैट इज एंड कल्चर that means society and you can say even the dress। हर चीज को लेकर होड़ थी इन दोनों देशों के बीच में। तो कोल्ड वॉर में ये दो महाशक्तियां थी जो वर्ल्ड को चला रही थी। तो इसी कोल्ड वॉर में इन्हें नाम दिया गया बाइपोलर वर्ल्ड। तो ये था जी हाउ द कंट्रीज डिवाइडेड इनटू बाइपोलर वर्ल्ड। अब जो ये बाइपोलर वर्ल्ड था इसके अंदर हम कह सकते हैं कि यूएस अलग आइडियोलॉजीज के साथ, दैट इज यूएस इज रिप्रेजेंटिंग कैपिटलिस्ट, लिबरल कैपिटलिस्ट, एंड यूएसएसआर दैट इज सोशलिस्ट। ये सोशलिस्ट को लेकर चल रहे थे, ये कैपिटलिस्ट को। अब यूएसएसआर का जो ग्रुप था दैट वी कॉल इट नाटो, और ये थे जी वारसा पैक्ट। नाटो
विद 32 कंट्रीज नाउ, आज 32 कंट्रीज हैं इसके अंदर, नाटो के अंदर। और वार्सा पैक्ट जिसमें 8 मेंबर्स थे, बट इसको बैन कर दिया गया था या ये डिसइंटीग्रेट हो गया था दिसंबर 1991। तो इसका मतलब वार्सा पैक्ट खत्म हो चुका है, नाटो आज भी है। नाटो के एक चीज आप लिख सकते हैं कि 12 फाउंडिंग मेंबर्स से, फाउंडिंग मेंबर्स। तो ये जो आपका बाइपोलर वर्ल्ड था, इसमें एक यूएस और यूएसएसआर, वार्सा पैक्ट, नाटो, इन दोनों को हम अगर नाम दें, दीज टू आर, नाटो एंड वार्सा पैक्ट आर मिलिट्री अलायंस। ये मिलिट्री अलायंस है। पूरा वर्ल्ड दो तरीके से बटा हुआ था और पूरे वर्ल्ड को ये दोनों जो महाशक्तियां थी वो चला रही थी। तो इसके फाउंडिंग मेंबर्स 12, इसके टोटल 8 मेंबर्स और इसके 32, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स बेल्जियम, और इसका हेडक्वार्टर है जी पोलैंड, और जगह है पोलैंड में वारसा। वारसा एक जगह है पोलैंड के अंदर जिसके अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो अगर हम बाइपोलर वर्ल्ड को जानते हैं, अब हम पढ़ रहे हैं कि एंड हो गया बाइपोलर वर्ल्ड का, इट मींस वी आर गोइंग इन द यूनिपोलर वर्ल्ड। हम जाएंगे जी यूनिपोलर वर्ल्ड में, जहां पर एक ही महाशक्ति होगी, वो होगा जी यूएस। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो बाइपोलर वर्ल्ड था उसका खात्मा हो रहा है, या बाइपोलर वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड। अब हम पहले सोवियत यूनियन के बारे में पढ़ेंगे कि सोवियत यूनियन में सोवियत सिस्टम क्या था, क्योंकि हम यूनिपोलर वर्ल्ड के बारे में लेटर ऑन पढ़ेंगे या थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन सोवियत सिस्टम के बारे में पूरा डीपली है कि अब देखिए यूएसएसआर जो बना, यूएसएसआर कब बना? 1917 के अंदर, आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन के बाद, जैसे ही रशियन रेवोल्यूशन हुआ, एज द रशियन रेवोल्यूशन स्टार्टेड, जैसे स्टार्ट हुआ रशियन रेवोल्यूशन, वैसे ही क्या हुआ कि जो निकोलस जार सेकंड, इसके हाथ में सत्ता थी, इसको सत्ता से हटा दिया गया। किसके द्वारा? व्लादिमीर लेनिन के द्वारा। और व्लादिमीर लेनिन ने इसे हटाया और सत्ता आ गई कम्युनिस्टों के हाथ, कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में सत्ता आ गई, जिस पार्टी ने वर्कर्स का बहुत ज्यादा साथ दिया। तो ये जो कम्युनिस्टों के हाथ में सत्ता आई, वैसे ही ये रेवोल्यूशन जो था ये एक बात पर चलता था, आइडियल ऑफ सोशलिज्म, कि हम सोशलिज्म पर समाज का भला करेंगे, समाज में इक्वालिटी लाएंगे। इवन सोशलिज्म का ये कहना है कि जो रेवेन्यू मेकिंग एसेट्स हैं वो सरकार के हाथ में होंगे, सरकार लोगों को कंट्रीब्यूशन के आधार पर मुनाफा देगी, इक्वालिटी होगी सारों के साथ, सारे बराबर रहेंगे। और इवन दे ट्राई टू मेक एग्लिटेरियन सोसाइटी की रचना की, उसकी नींव रखी, मींस इक्वालिटी, हर किसी को इक्वल रखा जाएगा। एग्लिटेरियन मींस इक्वालिटी, एवरीबडी इज इक्वल। और फिर ये पहला अटेम्प्ट था, सबसे बड़ा दुनिया के अंदर पहला अटेम्प्ट था, जब कैपिटलिस्ट, जो हम कहते हैं कि कैपिटलिस्ट वर्ल्ड को खत्म करके कम्युनिस्ट वर्ल्ड या सोशलिज्म को फायदा दिया गया, सोशलिज्म को उस देश में बनाया गया। और ये पहला अटेम्प्ट था जब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को खत्म करने की कोशिश की गई, क्योंकि सीधी सी बात है, मैं आपको बता दूं कि जो कैपिटलिज्म है
उसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को बहुत ज्यादा तहरीज दी जाती है या फायदा दिया जाता है, या प्राइवेट प्रॉपर्टीज को ज्यादा, ठीक है, प्राइवेट ऑनर्स मेन होते हैं। सरकार क्या होती है, कम्युनिज्म में तो आप कह दो, कम्युनिस्ट कह दो, चाहे सोशलिज्म कह दो, एक ही तरीके की आइडियोलॉजीज है, इसके अंदर सरकार का इंटरवेंशन होता है। लेकिन जो कैपिटलिज्म होता है उसमें सरकार का इंटरवेंशन बहुत ना के बराबर होता है। तो इन्होंने क्या किया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश करने की, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश किया, और ध्यान क्या रखा कि सबको इक्वल सब कुछ मिले, कोई बहुत ज्यादा अमीर ना हो जाए, बहुत ज्यादा गरीब ना हो जाए, सबको बराबरी का हक दिया जाए, ठीक है। और इवन इसके अंदर इन्होंने, सोवियत सिस्टम ने सबसे ज्यादा जो प्राइमरी माना, सबसे ज्यादा जो मेन माना, वो स्टेट को माना। स्टेट सबसे मेन है, मतलब देश को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, और इवन सरकार के हाथ में सारे इंस्टीट्यूशन से, मतलब सरकार सब चीजों को ड्राइव कर रही थी, ठीक है। इवन एट लास्ट नॉट द लीस्ट, अगर हम देखें तो हम ये देखेंगे कि सोवियत सिस्टम के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी एक सिंगल पार्टी थी, और इसके ऑपोजिशन में कोई पार्टी नहीं थी, ऑपोजिशन जीरो था इसका। तो सिंगल पार्टी कंट्री को रूल कर रही है। अब थोड़ा सा इसमें नुकसान भी है कि एक पार्टी है, किसी को आने का हक नहीं है, पार्टी अपनी मर्जी से देश को चलाएगी, सारे जो रेवेन्यू मेकिंग एसेट्स होंगे वो सरकार के होंगे, सरकार अपने तरीके से लोगों में मुनाफा बांटेगी, अपने तरीके से मुनाफे को सरकार ड्राइव करेगी। अब आगे हम देखें कि अब जैसे जैसे ये चीजें चलती चली गई, तो सोवियत यूनियन ने बहुत सारे देशों को फेसिस्ट फोर्सेस से आजाद करवाया। कि सोवियत यूनियन ने, कह दो कि बहुत सारे देश, मतलब ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, ईस्ट यूरोपियन जो कंट्रीज थे, सोवियत यूनियन ने उन्हें फेसिस्ट मींस फेसिस्ट फोर्सेस से आजादी दिलवाई। कह दो कि जर्मनी, इटली और जापान से इनको आजाद करवा के अपने ग्रुप के अंदर शामिल किया। तो जो ये ईस्ट यूरोपियन जब कंट्रीज आजाद हुए फेसिस्ट फोर्सेस के, तो इन्होंने सेकंड वर्ल्ड बनाया, सेकंड वर्ल्ड। अब जो ये सेकंड वर्ल्ड था, इसको ही हम क्या कहते हैं, वारसा पैक्ट। अब ये वारसा पैक्ट बना, सेकंड वर्ल्ड बना, फिर हम इसको कहते हैं जी ईस्टर्न अलायंस और रेड नाटो। इसके बहुत सारे नाम हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। और ईस्टर्न अलायंस को 1955 में बनाया गया था। 1959 में ये नाटो के ऑपोजिट बना था। अब ये जो तीनों चीजें हैं, ईस्टर्न अलायंस को हम सीधा सा नाम देते हैं, इट इज ए मिलिट्री। व्हाट इज ईस्टर्न अलायंस? मिलिट्री, इट इज ए मिलिट्री अलायंस। बस इतना सा ध्यान रखना है, ये एक मिलिट्री अलायंस है जो सारे देश मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। अब ये सारे जो ग्रुप है, ये सारा जो ग्रुप अगर हम बात करें, इसका जो नेता है, इसको चलाने वाला, वो था जी यूएसएसआर। यूएसएसआर इन सबको ड्राइव कर रहा था। टोटल इसमें 8 मेंबर्स थे, ठीक है, और एक साथ मिलकर चलते थे। अब सोवियत यूनियन जो है बहुत पावरफुल था, सेकंड वर्ल्ड होते हुए बहुत बड़ी पावरफुल इकोनॉमी, बहुत बड़ा देश, ठीक है। और हम कह दें कि यूएस के बाद अगर किसी
पावरफुल कंट्री का नाम आता था, पावरफुल वर्ल्ड का नाम आता था, तो वो था जी सेकंड वर्ल्ड। बकायदा हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट इट वाज लैगिंग बिहाइंड यूएस। यूएस से तो ये पीछे था, लेकिन बाकी सारे देशों से बहुत आगे था। ठीक है, अब इन्होंने अपना एक कम्युनिकेशन, बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया। कि कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा किया ताकि दूर दराज के क्षेत्रों तक बात की जा सके, लोगों को कनेक्ट किया जा सके। इवन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट को भी बहुत अच्छे स्तर तक ये लेके गए, टू नेक्स्ट लेवल, ताकि यूएसएसआर का दूर दराज के जो रिमोट एरियाज हैं, हम रिमोट एरियाज की बात करते हैं, दूर दराज के जो क्षेत्र होते हैं वहां तक लोगों तक पहुंचा जा सके, ताकि लोगों को हर तरीके की पहुंच मिले। लेकिन इनके पास एनर्जी रिसोर्सेज में अगर हम बात करें, सब कुछ था। मतलब ये थोड़े बहुत भी, बहुत ज्यादा तो नहीं था, लेकिन इतना था कि ये सेल्फ डिपेंडेंट थे। एंड मशीनरी प्रोडक्शन में अगर बात की जाए तो ये पेन से लेकर कार तक, पेन से लेकर कार तक इनकी कंज्यूमर, डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री सब कुछ बनाती थी। मतलब इनकी डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री इतनी अच्छी थी कि वो पेन से लेकर कार प्रोड्यूस कर रही थी। लेकिन एक चीज में लैग कर रही थी, एक चीज में पीछे थी, जिसमें वो कभी भी यूएस को मैच नहीं कर पाई। मतलब यूएस के बराबर कभी नहीं ये जा पाई। मतलब ये क्वालिटी, कि क्वालिटी की बात करें, अगर क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी के स्टैंडर्ड में इट डिड नॉट मैच विद द यूएस स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब यूएसएसआर की जो गवर्नमेंट है उसने अपने सिटीजन्स के लिए हर तरीके की सुविधा दी उन्हें। आप कह दो कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिया ताकि लोग खुश रहें। हर तरीके से लोगों को हर तरीके की सुविधा मुहैया करवाई गई, क्योंकि सरकार मेन थी और सरकार लोगों का ख्याल रख भी रही थी। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्लस एवरीथिंग वाज सब्सिडाइज। अब कह दो एजुकेशन, हेल्थ, चाइल्ड केयर, हर चीज में इन्होंने क्या किया, सरकार ने बेसिक नेसेसिटीज का ख्याल रखा और लोगों को हर चीज सब्सिडाइज्ड तरीके से मुहैया प्रोवाइड करवाई। ठीक है, चाइल्ड केयर की बात ले लो, चाहे हेल्थ की बात ले लो, एजुकेशन की बात ले लो, एट लास्ट वेलफेयर स्कीम्स भी सब्सिडीज पर लोगों को मिल रही थी। तो लोगों का हर जरूरत का ख्याल सरकार ने रखा। अब अनएम्प्लॉयमेंट नाम की चीज नहीं है, क्योंकि सरकार लोगों पर ध्यान बहुत देती थी, तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा नहीं था, कि होता है बट इतना नहीं था कि सरकार को लगे कि आउट ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, प्लस अब डोमिनेंट फॉर्म ऑफ अगर ऑनरशिप की बात की जाए, कि अगर ऑनरशिप की बात की जाए कि ऑनर कौन, सरकार डोमिनेंट थी, तो रेवेन्यू मेकिंग जो एसेट्स थे उनकी ऑनरशिप सरकार के पास थी। तो सरकार जितने भी रेवेन्यू मेकिंग या प्रोडक्टिव एसेट्स थे उनको अपने तरीके से कंट्रोल करती थी। लोगों को कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उनका मुनाफा दिया जाता था, लोगों को इक्वली देखा जाता था, इक्वली लोगों में मुनाफा भी बांटा जाता था। तो सरकार सबको बराबरी का हक दे रही थी। लेकिन अब क्या हुआ, इतना कुछ चल रहा है, सारी चीजें अच्छी है, सरकार सबका ख्याल रख रही है, लेकिन धीरे धीरे जो इनका ये सोवियत सिस्टम है वो बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक मतलब अफसर लोग बहुत ज्यादा हावी हो गए। ब्यूरोक्रेट्स जो थे वो अपनी मनमर्जी कर रहे थे।
ठीक है। अब क्या हुआ, उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक हो गया या अथॉरिटेरियन कह दो, अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेरियन या ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन हो गया। तो अफसरों ने या जो अथॉरिटी थी, जिसके पास अथॉरिटी थी, उन्होंने लोगों की डिमांड को सुनना बंद कर दिया। ठीक है, तो लोगों के लिए अपनी मुश्किलें बताना बड़ा मुश्किल हो गया। लोग किसको अपनी समस्याएं बताएं, लोग अपने बारे में किसे बोले। तो लोगों ने जो अपना डिसेंट था, गुस्सा, लोगों ने जो अपना डिसेंट था वो किसकी वजह से, किस तरीके से दिखाना चालू किया, जॉक्स, लोग जॉक्स कर रहे हैं या लोग कार्टून बना रहे हैं, सरकार के लोगों के द्वारा कार्टून बनाए जा रहे हैं। सरकार कार्टून और एक तरीके से सरकार पर लोग कार्टून बना रहे हैं या जोक्स बना रहे हैं ताकि लोगों को ये लगे कि सरकार हमारा ख्याल नहीं रख रही, क्योंकि लोगों का गला घोटा जा रहा था सरकार के द्वारा। ठीक है, अब जितना भी सिस्टम था, जो भी सिस्टम चल रहा था, उसमें रिफॉर्म की अब जरूरत पड़ रही थी कि रिफॉर्म तो होने चाहिए क्योंकि बहुत पुराना सिस्टम है, अब इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश थी। तो अब अगर हम बात करें सुधार, सबसे बड़ी बात कि वन पार्टी सिस्टम है, तो इसका मतलब एक पार्टी चला रही है। सबसे पहले तो पार्टी में सुधार आना चाहिए कि पार्टी का जो सिस्टम है उसमें सुधार आना चाहिए। पार्टी जो कंट्रोल कर रही थी चीजों को, पार्टी को अपने तरीके से चीजें नहीं चलानी चाहिए, लोगों का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। अब दूसरी बात, अब तो पार्टी में रिफॉर्म, एंड द नेक्स्ट जो बात हम करते हैं वो है जी, पार्टी ने जो 15 रिपब्लिक हैं, जो 15 रिपब्लिक हैं, उनकी आकांक्षाओं को, उनकी बातों को मानने से इनकार कर दिया। 15 रिपब्लिक का कभी ख्याल नहीं रखा, कभी उनके बारे में बोला नहीं, कभी उनको कुछ कहा नहीं और उनके बारे में बात नहीं की। कभी भी 15 जो रिपब्लिक थे उन्होंने कभी भी एक भी चीज का ख्याल नहीं रखा। अब ये जो 15 रिपब्लिक थे, इन्होंने हमेशा ये बात की कि हमारी बातें कौन करेगा, हमारे बारे में ख्याल कौन रखेगा। ठीक है, अब पेपर पर हम अगर 15 रिपब्लिक की बात करें तो पेपर पर ये 15 रिपब्लिक दिखते थे, लेकिन जो ये 15 रिपब्लिक थे इनमें से 14 जो रिपब्लिक की बात हम करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो रशिया था, रशिया बहुत ज्यादा पावरफुल था, उसकी मनमर्जी चलती थी, वो अपने तरीके से काम करता था। तो अब एक बात की, रशिया ने कभी भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, या क्योंकि सरकार मॉस्को से चल रही थी तो मॉस्को अपने तरीके से चीजों को चला रहा था और 15 रिपब्लिक का कभी ख्याल नहीं रखा गया, 15 रिपब्लिक का कभी भी ख्याल नहीं रखा गया। अब आगे अगर हम बात करें कि जो ये 15 रिपब्लिक थे अपने आप को नेग्लेक्ट मान रहे थे, प्लस एक बात कि आर्म रेस के अंदर, अगर हम आर्म रेस की बात करें कि आर्म रेस में जो जितने भी देश थे ये यूएस के साथ हथियारों की होड़ में चल रहे थे। सारे देश की हथियारों की एक होड़ है। ठीक है, अब यूएस के साथ आप हथियारों की होड़ को मैच कर रहे हो कि यूएसएसआर इज इक्वल टू, हम कहें कि यूएस, लेकिन इसमें इनका बहुत ज्यादा पैसा जा रहा था, बहुत ज्यादा पैसा आर्म रेस में जा रहा था। लेकिन अब आर्म रेस में भी पैसा खर्च हो रहा है, प्लस अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, कि हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, टेक्नोलॉजी की, इन चीजों में अगर हम बात करें कि यूएस कभी भी, यूएस के बराबर कभी यूएसएसआर आ ही नहीं पाया। अगर हम आर्म रेस में पीछे चल रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पीछे है ये,
इवन अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी में भी ये बहुत पीछे चल रहा था। सबसे बड़ी बात, इवन इन तीन चीजों में ये पीछे है, लेकिन सबसे बड़ी बात, इसने कभी भी लोगों की जरूरतों का ख्याल नहीं रखा, या लोगों की जो आकांक्षाएं थी कि व्हाट पीपल नीड, लोगों को चाहिए क्या, उसकी तरफ कभी भी यूएसएसआर ध्यान नहीं दे पाया। उसने कभी भी लोगों की तरफ नहीं देखा, लोगों के बारे में जाना नहीं, और एट लास्ट कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी पीछे चल रहा है, टेक्नोलॉजी भी, लेकिन लोगों को यूएसएसआर के द्वारा ये पट्टी पढ़ाई जा रही थी, ये बात बताई जा रही थी, वी आर फार बेटर देन यूएस। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब हुई जब 1979 में यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया। दे हैड ए वॉर विद अफगानिस्तान पर वॉर का अटैक हुआ। अब इन्होंने तो ये सोचकर अटैक किया था कि विद इन 6 वीक्स या 1-2 महीनों में हम अफगानिस्तान को जीत लेंगे और अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन ये वॉर 1989 तक, बहुत लंबे समय तक खिंच गया। ठीक है, और एट लास्ट मिखाइल गोर्बचेव को, जब वो आए थे 1985 में, 1989 में मिखाइल गोर्बचेव को यूएसएस आर्मी को वापस बुलाना पड़ा बिना किसी मोटिव के। वो युद्ध भी नहीं जीत पाए और उनका बहुत बड़ा खर्चा भी हो गया। तो एक तरीके से अफगानिस्तान वॉर की वजह से जो यूएसएसआर है उसने बहुत ज्यादा मुश्किलें झेली। अब धीरे धीरे जो प्रोडक्शन था वो कम होने लगा, देश का खर्चा बढ़ रहा था, लोगों की जो तनख्वाहें थी वो भी बढ़ रही हैं, वेजेस भी बढ़ रही है, लोगों का वेजेस बढ़ रही हैं, लेकिन देश अपना जो ज्यादातर पैसा वो हथियारों में या दूसरी चीजों में, तो कंज्यूमर जो गुड्स हैं वो उसकी कमी आने लगी। इस वजह से धीरे धीरे जो इकोनॉमी थी यूएसएसआर की वो बहुत ज्यादा ठहर गई और एक समय पर इनको दूसरे देशों से फूड भी मंगवाना पड़ा, फूड इंपोर्ट भी करना पड़ा, क्योंकि इनके पास फूड प्रोडक्शन के लिए पैसा नहीं था। तो ये दूसरे देशों पर फूड प्रोडक्शन के लिए डिपेंड थे। अब जो सोवियत इकोनॉमी है 1970s आते आते उसका बहुत बुरा हाल हो गया, तो इनकी इकोनॉमी बिल्कुल खत्म होगी। तो सोवियत सिस्टम में इन्होंने अपनी इकोनॉमी को बिल्कुल दूसरे देशों का ख्याल रखने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए खत्म कर दिया। अब है जी कि मिखाइल गोर्बचेव, जो हमारे मिखाइल गोर्बचेव हैं वो एक बहुत बड़े लीडर थे जो 19 की गोर्बचेव, ठीक है, एंड डिसइंटीग्रेशन। अब गोर्बचेव 1985 में सत्ता में आते हैं एज ए पार्टी मेन लीडर या पार्टी के प्रेसिडेंट के रूप में। अब ये कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं 1985 में। 1985 में पार्टी के प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं। ठीक है, अब जैसे ये जनरल सेक्रेटरी बनते हैं तो ये एक बात कहते हैं कि मेरे आने के बाद मैं इतने ज्यादा रिफॉर्म्स करूंगा कि यूएसएसआर को यूएस से आगे पहुंचा दूंगा। ठीक है, और इवन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, चाहे इंफॉर्मेशन में चाहे टेक्नोलॉजी में, मैं यूएसएसआर को यूएस से आगे ले जाऊंगा, आगे लेकर जाऊंगा। यूएस से आगे ले जाने की बात इन्होंने की थी। इसी वादे के साथ ये पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने थे, लेकिन अब इनका एक ही मकसद था, एक तो हमें वेस्ट के साथ अपने रिश्ते सुधारने हैं, प्लस
नॉर्मलाइज करने रिलेशन, और देश के जो देश के अंदर जो तनाव है उसको कम करना है, और इवन देश के अंदर डेमोक्रेसी लानी है, रिफॉर्म्स ऐसे लाने हैं ताकि देश को थोड़ी सी छूट मिल पाए या देश के अंदर डेमोक्रेसी आ पाए। जैसे इन्होंने 2 रिफॉर्म की बात की थी, पेरेस्ट्रोइका और सेकंड इज ग्लासनोस्ट। इन दोनों रिफॉर्म्स की इन्होंने बात की थी और ये दोनों रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, लेकिन अब जब ये रिफॉर्म लाना चाहते थे तो किसी ने सोचा नहीं था कि रिफॉर्म इतनी जल्दी आ जाएंगे। हर कोई सोच रहा था कि रिफॉर्म्स बिल्कुल धीरे धीरे आएंगे। किसी ने रिफॉर्म्स की स्पीड की बात नहीं की थी कि इतनी जल्दी हम तक रिफॉर्म्स पहुंच जाएंगे, ठीक है। इवन लोग जो थे वो इस बात को लेकर सोच रहे थे कि शायद रिफॉर्म्स आएंगे, लेकिन आए जरूर। अब दूसरी बात, रिफॉर्म्स लोगों ने एंटीसिपेट नहीं किए थे। अब जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो यूएसएसआर का पार्ट थे, वो अपनी सरकारों पर ही शक कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि हम बहुत ज्यादा अमीर देश हैं, हम गरीब देश के साथ क्यों हैं, या हम ऐसे देशों के साथ क्यों हैं जहां पर हमें इनके साथ रहने के लिए बहुत ज्यादा प्राइस पे करना पड़ रहा है, हमें बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, या हमें बहुत ज्यादा अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ रही है। तो एक तरीके से ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज भी अपनी सरकारों के खिलाफ थे कि उन्हें सोवियत यूनियन के साथ नहीं रहना है, उनको सोवियत यूनियन के साथ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और इवन गोरबचेव भी, उनकी भी गलती थी कि वो जब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी तो उन्होंने कभी भी इन चीजों में दखलंदाजी नहीं दी कि ये समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं। देश भी, जो भी ये देश हैं, ये यूएसएसआर से अलग क्यों होना चाहते हैं, उसके पीछे के कारण क्या इन्होंने कभी पता नहीं लगाया, या इन्होंने इस तरीके से ध्यान नहीं दिया लोगों की तरफ, या लोगों को अपने साथ लेकर नहीं चले जिससे इन समस्याओं से निपटा जा सके। दैट्स इट स्टूडेंट्स for the today's class. Now we will discuss this in the another chapter in the next video. Thank you so much.